को शामिल करके काल को अभेद करते, लेकिन आप पर्याय को अलग खड़ा कर रहे हो। तो ये वो काल की अभेदता, काल की अखंडता कैसे घटित हो सकेगी? समय सार के उद्धरण से भी कहा कि वो चारों से अखंडित होना चाहिए। न द्रव्येन खंडयामि, न क्षेत्रेण खंडयामि, न कालेन खंडयामि, न भावेन खंडयामि, सुविशुद्ध एको ज्ञान मात्र भावोस्मि। काल से भी अखंड रहने की बात की गई है और आप काल से उसे अखंड नहीं रहने देना चाहते, उसे अलग कर रहे हैं। उसका ही विस्तार से उत्तर देते हुए, चूँकि बाकी में शंका नहीं थी, फिर भी उसको वापस पूरा दोहरा दिया। सामान्य वो तो द्रव्य है और उस अपेक्षा से वो अभेद भी है। असंख्यात प्रदेशी अभेद, ऐसा कह करके यहाँ पर क्षेत्र को अखंड कर लिया गया। और भावों के लिए क्या शब्द दिया? अनंत गुणात्मक अखंड, ऐसा कह करके भाव को भी अभेद कर लिया गया। ऐसा ही अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव नित्य, यहाँ तो एक एक ही शब्द का प्रयोग किया गया है, सामान्य, अभेद, नित्य और एक। सामान्य में चूँकि उस सब का सामान्यपना है द्रव्य में, इसलिए उसका विस्तार की जरूरत नहीं, सब सामान्य, जिसमें सब सामान्य मात्र है। लेकिन जो अभेदता है वो क्षेत्र की अपेक्षा होने से है असंख्यात प्रदेश, लेकिन असंख्यात प्रदेशों का भेद नहीं, वो अभेद, असंख्यात प्रदेशी अभेद। और नीचे भाव में पहले लेते हैं, काल को, नित्यता को बाद में लेते हैं, और वहाँ एक में अनंत गुणात्मक अखंड एक, और ऐसा नित्यता में अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव नित्य। अब कह रहे जैसे ये प्रश्न में जो प्रश्नकार, फिर से प्रश्न की तरफ भी जाए हम, वो कह रहे जैसे सामान्य में तो सब आ गए हैं, लेकिन जब आप प्रदेश की अपेक्षा से उनको अभेद कहते हो, तब असंख्यात प्रदेशी अभेद, इसका मतलब असंख्यात प्रदेशों की सत्ता वहाँ अंदर है अभेद पने से। ऐसे अनंत गुणात्मक एक, या अखंड शब्द दिया, कहते हो तब अनंत गुण भी उसमें शामिल हैं। ऐसे अनादि अनंत नित्य त्रिकाली ध्रुव, इस तरह से जब नित्य कहते हो, ऐसे ही पर्याय भी उसमें है ना, तो पर्यायों का भी, तो पर्यायों की सत्ता है ना उसमें, तो आप पर्याय को अलग कर देते हो, ऐसा क्यों कर रहे हैं? के लिए ऐसा नहीं है, वो जो एक एक समय की व्यक्त होने वाली पर्याय, वह तो अनित्य है, वो तो शामिल नहीं है। लेकिन काल की अपेक्षा जो नित्य दिया गया है, वह नित्य अनुस्यूति से रचित प्रवाह, वो नित्य है। अनुस्यूति से रचित प्रवाह वो नित्य है। ये एक उत्तर ये इसमें दिया हुआ है, उसे अभी अपन प्रवचन सार के आधार से उसको समझेंगे। अभी दूसरा, पर्यायों में ज़्यादा शंका करने की जरूरत नहीं है। जैसे असंख्यात प्रदेश एक साथ हैं, अनंत गुण एक साथ हैं, ऐसे जिन पर्यायों का अभेद करना चाहते हो वे पर्याय है ही नहीं, क्योंकि भूतकाल की नष्ट हो चुकी है, भविष्य की उत्पन्न हुई नहीं है, रही सिर्फ वर्तमान की एक समय की पर्याय है, अकेले उसकी समस्या है। अब वो कहते उसको हम इस नित्यता में, त्रिकाली द्रव्य में उसे शामिल नहीं कर सकते, वो अव्यक्त है, उसमें ये व्यक्त वाली पर्याय शामिल नहीं हो सकती। और जिसका लक्ष्य करना है द्रव्य का, उसका लक्ष्य करने का कार्य उसे करना है, इसलिए उसमें शामिल नहीं हो सकती, इसलिए वह अलग रह करके द्रव्य को विषय बनाती हैं। तब भी हमारी शंका वही रह जाती है कि आपने ऐसा करके द्रव्य के दो टुकड़े कर दिए, वर्तमान को अलग कर दिया ना, तो वर्तमान की पर्याय अलग कर दी, वो शामिल नहीं है। चलो आपने मान कह दिया भूत की नष्ट हो चुकी, तो वो उसमें
पारिणामिक भाव रूप से आ गई। भविष्य की उत्पन्न नहीं हुई, वो भी पारिणामिक रूप से है। लेकिन वर्तमान की अलग कर दी तो फिर त्रिकाल कहाँ रहा? भूतकाल है, भविष्यकाल भी है उसमें, वर्तमान का अलग हो गया, तो त्रिकाली कहाँ रहा? तो वर्तमान तो नहीं है उसमें। एक उत्तर तो ये दिया कि वह द्रव्य के साथ अभेद हो गई है, द्रव्य के साथ तन्मय हो गई है। यही मैं द्रव्य हूँ, ऐसा वही संचेतन संवेदन अनुभवन कर रही है, जिसको यहाँ बहुत सारे शब्द दिए। द्रव्य को क्या करते हुए 3-4 शब्द दिए हैं। हाँ, द्रव्य की ओर ढलती है, सन्मुख होती है, स्पर्श करती है, तन्मय हो गई, एकाकार हो गई है। इस रूप से तो उसके साथ अभेद है, लेकिन वह द्रव्य बन गई हो ऐसा नहीं है, वो पर्याय ही है। कि फिर भी वो पूर्ण द्रव्य कहाँ रहा? यदि हमने वर्तमान पर्याय को भी अलग कर दिया तो इतना सा तो अलग हो ही गया ना उसमें से। कदाचित हमारी दृष्टि में न आए, हम तो बहुत स्थूल दृष्टि वाले हैं, लेकिन वस्तु स्वरूप की सूक्ष्मता से देखा जाए तो उतना तो कम हो ही गया। भाजी तोलने में और सोना तोलने में, सोना तोलने में और हीरा तोलने में और अंतर होता जाएगा ना। तो सोना तोला जाएगा और हीरा तोला जाएगा तो कितना ध्यान रखा जाएगा। वो क्या होते हो, कैरेट, और वो उससे भी और बारीकी में जा कर के, वो उतनी बारीकी से देख करके उसे तोला जाएगा। और भाजी तोलने में क्या होगा, वो 1 किलो में 100 ग्राम भी ज़्यादा डाल देता है, और नहीं डालता है तब तक लेने वाले को वो लगता ही नहीं कि तोल बराबर हुआ है। वो यदि आजकल तो बहुत से सब्जी वाले भी इलेक्ट्रॉनिक रखते हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक रखते हैं। अब वो जो हाथ वाला होता है ना, मैनुअल वाला, उसमें तो क्या है, तोला यदि तो जब तक वो सब्जी वाला पल्ला नीचे नहीं है, बराबर ही नहीं, नीचे नहीं जाए, तब तक वो लेने वाले को संतोष नहीं होता है। और यदि बराबरी पर आ गया और वो कहे कि एक और डालो, कह रहे तोल बराबर हो गया ना, कि नहीं अभी नहीं, अभी और डालो, वो भी डाल देता है, झगड़ा नहीं करता है। लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक में बराबर 1 किलो आ गया, वो आपको और डालो कि तोल आ गया ना बराबर, वहाँ तो कह नहीं सकते हो पूरा हो चुका है। लेकिन वो चीज़ें ऐसी होती कि कम ज़्यादा तो होती रहती हैं। पैसा तो किलो का लेगा, लेकिन 10-20 ग्राम 50 ग्राम ऊपर हो गया, उसका क्या होगा? यदि बिल कंप्यूटराइज्ड होकर के आने लग गया तो, कंप्यूटराइज्ड होकर के बिल आने लगे उससे सीधा जुड़ करके, तो क्या होगा मालूम है? वो 1 किलो का बिल नहीं आएगा, वो 1 किलो में 10 ग्राम 20 ग्राम जितना ऊपर हो रहा है तो उतना जुड़ करके आएगा। वो यदि 10 रुपये किलो की है तो 10 रुपये और कितना, 10 पैसे हो जाएगा ऊपर, वो 10 पैसे जुड़ करके आएंगे बिल में उसके साथ में। और अब तो मोदी जी की कृपा से आपको कार्ड से कराना पड़ेगा, और कार्ड ऐसा कराओगे ना, और वो 10 रुपये 10 पैसे हैं तो 10 रुपये 10 पैसे भी आपके उसमें चले जाएंगे उसके साथ में। इतनी बारीकी कहाँ हो पाती है, लेकिन सोने चांदी में, उसमें हीरे में वो इतना सा भी, क्योंकि उसका मूल्य बहुत बढ़ जाएगा उतने में, इसलिए वो उतनी बारीकी से उतना घटाना निकालना यदि उसमें है तो वो बहुत बारीकी से तोला जाएगा। यहाँ जब तक व्यवहार की चर्चा होती है तब तक सब्जी भाजी सब तोलो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ तो सब जीव है, शरीर जीव है तो छोड़ो, अन्नम वै प्राण धनम वै प्राण, वो तो अन्न को भी प्राण कह देगा व्यवहार से, धन को भी प्राण कह देगा। धन को प्राण का वहाँ ऐसा लिखा, जो उसके धन को हरता है वो उसके प्राणों को हरता है, वो धन को भी प्राण कह देता है। व्यवहार वो ये ऐसा सब्जी भाजी जैसा वहाँ चल जाता है, लेकिन निश्चय में नहीं चलता है। निश्चय में बिल्कुल हीरा तोलने जैसा उतना सा भी
जब यदि वो निश्चय ऐसा है और आत्मद्रव्य की बात चल रही है, तो उस आत्मद्रव्य में से आपने एक पर्याय भी निकाली तो कैसे निकाली? यदि वो उतनी निकाली है, उतना कम हो गया कि नहीं हुआ? वहाँ कम तो हो गया उतना, पूरा अखंड कहाँ रहा, पूर्ण कहाँ रहा? उतना तो अपूर्ण हो ही गया, उतनी अपूर्णता उसमें आ गई। सनत चक्रवर्ती जब चक्रवर्ती अवस्था में थे ना, मुनि अवस्था में नहीं, चक्रवर्ती थे, तब कहते हैं ना बहुत सुंदर थे और देवों में भी चर्चा थी। लोक में कोई ऐसा मनुष्य पर्याय में कोई ऐसा है जिसका रूप बहुत सुंदर हो, तो उनकी चर्चा हुई ना, तो देखने आए दो देव, अखाड़े में कसरत कर रहे थे कि प्रशंसा कर रहे थे, क्या बहुत, वास्तव में जैसा सुना उससे भी बढ़िया। उन्होंने कहा अभी क्या देखते हो, जब मैं दरबार में अच्छी तरह तैयार होकर के बैठूंगा जब देखना। और वहाँ जाकर के बैठने के बाद देवों ने देखा, बताओ अब कैसा लग रहा हूँ? तो क्या कहा? वो बात नहीं है। अरे वो तो उससे बढ़िया और सुंदर होना चाहिए ना, वो बात क्यों नहीं है? क्या बात हुई, क्या अंतर पड़ा? कि ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। एक पूरा लोटा पानी से भरा हुआ लेकर के आओ, सबको दिखाया कि पूरा भरा हुआ है ना, यहाँ पूरा भरा हुआ है, और पीछे हाथ किया और दूसरे हाथ की उंगली से एक बूंद पानी उसमें से निकाला और फिर से दिखाया सबको। तो क्या कहा सबने? वो लोटा पूरा भरा हुआ है, कुछ कम हुआ? इसलिए पूरा भरा हुआ है, कुछ कम नहीं हुआ। फिर एक उंगली पर जो एक बूंद पानी निकाला था वो दिखाया, ये इसमें से निकला है, ये इतना कम हुआ कि नहीं हुआ? इसमें से कम हो गया ना, कम हो गया तो फिर पूरा भरा हुआ कहाँ है? कम हो गया। ये तो हमारी दृष्टि में तो नहीं आया। ऐसे आप जो सुंदर सुंदर शरीर कह रहे हो ना, वहाँ जो अखाड़े में थी वो बात यहाँ नहीं है। ये स्थूल दृष्टि में नहीं आ रही ख्याल में, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि में पकड़ में आ गई। शरीर में कुष्ठ रोग के कीटाणु रोगाणु प्रवेश कर चुके हैं और शरीर जो है धीरे धीरे क्या रोग की तरफ बढ़ रहा है। वहाँ से यहाँ क्षरण को प्राप्त हो चुका है। वैसे शरीर की स्थिति है, औदारिक शरीर की स्थिति तो है ही, श्रीयंते इति शरीरम, क्षरण को प्राप्त होता जा रहा है, तो वो तो बराबर जा रहा है ना उसमें से। एक दोहा याद है इसलिए सुना देता हूँ। हिम समान सुंदर तन भी नित प्रति गलता रहता, भाव मरण नित करता रहता, कैसे लिखूं कुशलता। सब लिखते हैं ना, कुशल लिखो कुशल लिखो। एक कवि ने ऐसा लिखा। शरीर की बात करे तो हिम समान सुंदर तन भी नित प्रति गलता रहता। तो हिम समान कह करके दो अर्थ किए उसके। एक हिम वो बर्फ के समान बिल्कुल बढ़िया धवल स्वच्छ दिख रहा है, एक तो वो सुंदरता, और दूसरी गल भी कैसा रहा है? वो बर्फ के समान ही, बर्फ जैसे निरंतर गलती रहती है, ऐसा कहते शरीर भी निरंतर गल रहा है। तो वहाँ से लेकर यहाँ तक में क्षरण हुआ ना, और दूसरा उनमें तो रोगाणु भी प्रवेश कर गए थे, तो जगत को नहीं दिख रहा है, कुछ कमी हुई। लेकिन सूक्ष्मता से देखा जाए तो उस लोटे में से एक बूंद निकाली, सामान्य रूप से तो लगता है कि कुछ कम नहीं हुआ है, पूरा है। यहाँ एक पर्याय निकाली तो कम हो गया ना, वर्तमान पर्याय को आपने अलग कर दिया, तो अखंड कहाँ रहा? खंड तो हो ही गया। पूर्ण कहाँ रहा? पूर्ण तो हो ही गया। कैसे उसे पूर्ण माना जाए? उसकी बात चल रही यहाँ पर। कहते नहीं, उसके बाद भी वह परिपूर्ण है। जिस दृष्टि से देख रहे हैं उधर कोई अपूर्णता नहीं है। वो द्रव्य दृष्टि से जहाँ देखा जा रहा है वो द्रव्य पूरा ही है। तो उसमें हम कह रहे हैं कि अनंत गुण है, उसलिए पूरा है। असंख्यात प्रदेश है, क्षेत्र की अपेक्षा पूरा है। इन काल में से एक पर्याय तो निकल गई, तो वहाँ कहाँ पूरा है? प्रश्न तो उसी का फिर से खड़ा है। देखिए, इस प्रकार दृष्टि का विषय 83 पेज पर बीच के 3 पंक्तियों वाला पैराग्राफ। इस प्रकार दृष्टि का विषयभूत द्रव्य काल से खंडित भी नहीं होता और उत्पन्न ध्वंसी विशेष पर्याय दृष्टि के विषय में शामिल भी नहीं होती।
ये दो तरह से जो उत्तर दिया उसमें इन्होंने समझ लिया कि समाधान हो गया। दो तरह से उत्तर एक दिया ना, अनुस्यूति से रचित प्रवाह है वह, अनादि अनंत नित्य है वह, इस अपेक्षा से काल से भी वो अखंड है और वर्तमान की पर्याय प्रकट हो करके उसका विषय बना कर रही है उसका विषय, इसलिए हमें तो कोई शंका खड़ी नहीं होती। अब फिर भी शंका खड़ी हो रही है तो फिर काल की अपेक्षा अखंडता कैसी है, इसे प्रदेशों का उदाहरण दे करके स्पष्ट करते हैं कि प्रदेश तो मान रहे ना एक साथ है, ऐसा ही काल को भी उस तरीके से समझाते हुए स्पष्ट करते हैं। ये प्रवचन सार की 99वीं गाथा, जिसमें टीका में त्रिलक्षण परिणाम पद्धति, ये प्रकरण बहुत मार्मिक है और दादा के प्रवचन इन्हीं पर चल रहे थे ना, आगे बढ़ गए इससे तो आगे बढ़ गए, लेकिन बीच में वो सीधे वहाँ शायद दो प्रकरण है ना, ज्ञान तत्व ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, हाँ, ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार शुरू किया विदिशा में, ज्ञान ज्ञेय विभाग आगे जाकर के शुरू किया था, लेकिन इधर भी विषय बाकी है, सूक्ष्म विषय बाकी था। द्रव्य गुण पर्याय का बहुत सुंदर विवेचन ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के प्रारंभ में है और उसमें द्रव्य का स्वरूप दोनों तरह से लिया, जो गुण पर्यायात्मक है और उत्पाद वे द्रव्यात्मक है। गुण पर्यायात्मक की तरफ से भी स्वरूप दिया और उत्पाद वे द्रव्यात्मक भी लिया। उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत द्रव्य लक्षणम, उस सत जो द्रव्य का लक्षण है कि किस समय, कि हर समय है, तो उत्पाद वे द्रव्य तीनों एक समय में होना चाहिए। हर समय, एक समय में उत्पाद भी है, उसी समय व्यय भी है और उसी समय ध्रुव है। उत्पाद वे एक समय कैसे हो सकते हैं? उत्पाद वे एक समय कैसे होंगे? वो सापेक्ष लेना पड़ेगा। पूर्व की तरफ से देखेंगे व्यय रूप, वर्तमान की तरफ से देखेंगे तो उत्पाद रूप, और उसको अनुस्यूति, वो अनुस्यूति ध्यान में आनी चाहिए, वो उसकी तरफ से देखते तो ध्रुव रूप। इसलिए वो सत्ता जो है वो त्रिलक्षण परिणाम वाली है और इसी में से क्रमबद्ध पर्याय निकाली है। इसलिए शास्त्री प्रथम वर्ष वाले क्रमबद्ध पर्याय में भी 99वीं गाथा वहाँ उस अपेक्षा से लेंगे, यहाँ अभेदता की अपेक्षा से यहाँ उसको स्पष्ट कर रहे हैं। इसलिए उस टीका में से जितना अंश अभी ये भेदात्मकता बतानी है उसके लिए आवश्यक है उतना ही लिया, बाकी और विस्तार और सूक्ष्म बहुत चर्चा है वहाँ पर। कुछ विद्यार्थी सुबह पूछ रहे थे, मैंने उनसे कहा था कि इसको पढ़ना, तो मैंने भी पढ़ा इसे, लेकिन इस विषय से संबंधित इतनी ही चर्चा है, बाकी तो चर्चा फिर वो त्रिलक्षण परिणाम पद्धति और फिर उसमें से जो क्रमबद्ध पर्याय निकलती है उसकी चर्चा। गुरुदेव के प्रवचन के लिए भी कहा था मैंने, लेकिन गुरुदेव के प्रवचन में भी क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा ज़्यादा है, अपना प्रयोजन जितना है वो इसमें से समझते हैं। प्रवचन सार की 99वीं गाथा की आचार्य अमृतचंद्र कृत तत्व प्रदीपिका नामक टीका में प्रदेशों की अखंडता को वस्तु की समग्रता, परिणामों की अखंडता को वृत्ति की समग्रता कहा है। वास्तु और वृत्ति, वस्तु और वृत्ति, आजकल वास्तु बहुत चलता है, घर में बहुत अशांति है, व्यापार धंधे में घाटा हो रहा है। किसका दोष है? वास्तु का दोष है। क्या है वास्तु का दोष? माने क्या? वास्तु माने क्या? ये जो आपका घर है ना या दुकान है, ये इसका दरवाज़ा किधर है, खिड़की किधर है, वो किचन किधर है, वो लेटरिन बाथरूम कहाँ है, ये सब कहाँ है, इसमें दोष है। तो एक घर में ये सब नहीं होंगे क्या? यदि घर है तो दरवाज़ा तो होगा ही, खिड़की तो होगी ना, लेकिन किस दिशा में है? तो किस दिशा में होगा? जिस तरफ से रोड होगा बाजार में उसी तरफ तो दरवाज़ा होगा। अवास्तु दोष से चल रहा है
तो ऐसा करेंगे कि पीछे दीवार की तरफ दरवाज़ा निकालो और ये रोड की तरफ जो है दरवाज़ा बंद कर दो, सही होगा ना। टोडरमल स्मारक भवन के लिए भी बहुत बड़े मुनिराज ने भी यहाँ पर क्या सलाह भेजी थी, आपका मुख्य द्वार जो है वह दक्षिण की तरफ है, इसलिए दक्षिण की तरफ है, इसलिए आपको बहुत मैंने स्मारक पर कोई बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, आक्षेप कर रहा है, निंदा कर रहा है, इसको पूरी तरह से उखाड़ने में लगे हुए हैं, तो ये आपके इसके कारण से हो रहा है, इसलिए क्या करो। तो इस भवन के, इस पूरे लाइन के जितने भी भवन बने हुए हैं उनके दरवाजे होंगे तो किस तरफ होंगे। ये तो अपने लिए पीछे भी गोदिका जी का समझ लो इतना सहयोग था कि पीछे का प्लॉट भी अपने को मिला, इसलिए पीछे का भी रास्ता इसमें से निकल आया। लेकिन वो प्लॉट यदि इसमें शामिल नहीं होता तो फिर रास्ता उधर से है तो फिर दरवाज़ा तो उधर ही बनेगा ना। फिर भी इस भवन को बनाया है, इस भवन को, इस भवन का प्रवेश द्वार किधर है, कहाँ है? हाँ, चारों तरफ प्रवेश द्वार है, चारों तरफ है प्रवेश द्वार, चारों ओर से आओ। समो शरण है ना, समो शरण में चारों ओर से आ सकते हैं, इसमें क्या है। इसलिए इसमें तो बनाए तो चारों ओर से थे, सभी तरफ से। और इसमें यदि देखेंगे ना, ये डिज़ाइन भी जो बने बढ़िया, इस तरफ भी थोड़ा सा पीछे की तरफ इतना नहीं है, लेकिन ये बढ़िया अच्छे डिज़ाइन इधर भी बने हुए हैं। तो ये तो सभी स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चयी वेदेते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अरे ये वास्तु यदि हमें दे रहा है, ऐसा होने से ऐसा हो रहा है, ऐसा होने से ऐसा हो रहा है, तो हमने किया उसका क्या हुआ, ये सब तो अभी तो मेरे ख्याल से विस्तार से सुना होगा ना। सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम, ये सब अपने अपने कर्मोदय के अनुसार हो रहा है, इसलिए कुछ नहीं करने वाला। कदाचित किसी के ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बैठ जाता है, वो ठीक करता है और उसके पुण्य के उदय आने का समय होता है तो उसके वो ठीक हो जाता है, सैकड़ों में से एक आध दो के, और 98 के तो होते ही नहीं है, वो फिर से वैसे ही रहता है और फिर भी चलता रहता है। अभी तो वास्तु शब्द है इसलिए कहा, वास्तु वस्तु उसे कहते हैं जिसमें रहते हैं। तो क्षेत्र जो है उसको यहाँ वस्तु लिया, प्रदेशों की अखंडता, सारे प्रदेश एक अखंड है, ये वस्तु की समग्रता है। यदि वास्तु द्रव्य का क्षेत्र देखा जाए, अनंत गुणात्मक वस्तु कहाँ रह रही है, जीव कहाँ रहता है, क्षेत्र क्या जीव का, असंख्यात प्रदेश। वो जो असंख्यात प्रदेश है वो कहते हैं वो ऐसा, ये कोई वो जाली लगी है ना, वो जाली में जैसे छेद 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 बने हुए हैं ना, ऐसे ऐसे प्रदेश होंगे ना जुड़े हुए, ऐसे अलग 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 प्रदेश जुड़े हुए होंगे। ऐसा कोई प्रदेश नहीं है। प्रदेश जो है आकाश के सबसे छोटे अंश को कहते हैं, आकाश का सबसे छोटा सा छोटा, जिसका पुनः विभाग नहीं किया जाए वो प्रदेश कहलाता है। तो आकाश के प्रदेश है ना, तो यहाँ सर्वत्र आकाश है, तो उसके प्रदेश है ना यहाँ पूरे में आकाश के। तो आपको दिख रहे प्रदेश, नहीं दिख रहे हैं, है ना, वो दिखेंगे नहीं क्योंकि वैसे अमूर्तिक द्रव्य है, तो आत्मा के भी नहीं दिखेंगे। वे जो प्रदेश है, जैसे इसमें कोई बिंदु बिंदु ऐसी भिन्नता नहीं है, ऐसे ही उन प्रदेशों में कोई भिन्नता नहीं है, बिल्कुल कोई किसी तरह से। वो जो समग्रता है, कह वो वस्तु की, प्रदेशों की अखंडता वो वस्तु की समग्रता है, वो पूरी वस्तु आ गई। असंख्यात प्रदेशी अभेद वो कहलाएगा। अब पलटते हैं, वृत्ति की तरफ चलते हैं। परिणामों की अखंडता, वृत्ति की समग्रता। परिणाम जैसे हम पर्याय कहते हैं, और उनकी अखंडता वो वृत्ति की समग्रता है।
वह काल की अपेक्षा से समग्र द्रव्य है। जैसे जैसे इसमें नित्य शब्द से कहा जा रहा है, तो जैसे प्रदेशों में हम बिल्कुल वो नहीं देखेंगे, कहीं पर भी गैप नहीं है बीच में, वो पूरी समग्रता है उसकी वस्तु की क्षेत्र की अपेक्षा, ऐसे ही वो परिणामों को अखंड देखो, उसमें बीच में कहीं गैप नहीं, रंच मात्र भी, वो लगातार प्रवाह शब्द दिया हुआ है। तो वो जो एक पूरा समग्रता से, वो कह रहे वृत्ति की समग्रता, वो नित्य, वो काल की अपेक्षा अखंडता है। जैसे प्रदेश की अखंडता है, ऐसे काल की अपेक्षा से अखंडता है। ये उधर लिया, ये समग्रता ले ली। अब कहते प्रदेश और पर्याय क्या होती है? तथा दोनों के व्यतिरेकों को क्रमशः प्रदेश और परिणाम कहकर, प्रदेश क्या है? वो जो वृत्ति की वस्तु की समग्रता है ना, अखंड पूरा एक बिना गैप के, उस समय अब उनके व्यतिरेक करेंगे। आप पूरा कपड़ा लाते हो तो पूरा कपड़ा कुर्ता बनाने के लिए, पैजामा बनाने के लिए 5 मीटर लगता हो, तो 5 मीटर लेकर के आए हो तो 5 मीटर अखंड है ना, ये खंड खंड है, ये अखंड है। फिर आपने 5 मीटर कैसे नापा उससे? कहते उसमें खंड नहीं किए हैं, लेकिन नापने के लिए हमने उसके खंड बुद्धि में किए, समझ लो, वहाँ खंड नहीं है, लेकिन नापने के लिए उसके खंड किए। वो जो उसका व्यतिरेक, पहले को अगले वाले मीटर से अलग नहीं गिनोगे तो 5 नहीं होगा। ये पहला अलग है, फिर दूसरा अलग है, तीसरा अलग है। तो ये जो व्यतिरेक किया गया, पहला वाला नापा हुआ दूसरा नहीं है, दूसरा वाला तीसरा नहीं है, ये जो क्रम पड़ा, व्यतिरेक हुए, वे कहलाएंगे क्षेत्र की अपेक्षा से प्रदेश। और वो जो अखंड वृत्ति जा रही है, उसके जो व्यतिरेक किए गए हैं, वो कहलाएंगे परिणाम, एक 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 समय के वे परिणाम। ऐसा कहकर अब आगे प्रदेशों के क्रम का कारण, विस्तार क्रम का कारण, वो जो प्रदेशों का क्रम उसको विस्तार कहते हैं। दूसरा शब्द आ गया इसमें विस्तार। विस्तार क्रम का कारण प्रदेशों का परस्पर व्यतिरेक है। वो विस्तार वास्तु में जो है ऐसे विस्तृत होती है, वास्तु जो है विस्तृत होती है, तो उसमें यदि क्रम डालना होगा तो वे जो प्रदेश है उनका व्यतिरेक देखना पड़ेगा। तो विस्तार क्रम करोगे, उसका कारण बनेगा प्रदेशों का परस्पर व्यतिरेक। ऐसे ही पर्यायों को देखने जाओगे तो प्रवाह क्रम, जैसे असंख्यात प्रदेश एक साथ है, ऐसे त्रिकाल वस्तु भी एक साथ है। वस्तु में जैसी, वास्तु में, प्रदेशों में जैसा पदार्थ फैला हुआ है, ऐसा काल में पदार्थ प्रवाहित हो रहा है। इसको तिर्यक सामान्य और ऊर्ध्वता सामान्य, तिर्यक सामान्य जो वस्तु है, प्रदेश है, उसको तिर्यक सामान्य कहते हैं, और जो नित्य काल की अपेक्षा से उसको ऊर्ध्वता सामान्य कहते हैं। तो इसको ऊंचाई की तरह से देखते हैं, उसको प्रवाह कहते हैं। लेकिन प्रवाह क्रम, उसमें क्रम क्यों पड़ा? तो वो जो परिणाम का व्यतिरेक है, उन परिणामों का एक एक अलग अलग देखा जाएगा, व्यतिरेक किया जाएगा। तो परस्पर व्यतिरेक जो है वो पर्यायों का परस्पर व्यतिरेक उनके क्रम का कारण है। प्रवाह में जो क्रम पड़ रहा है, प्रवाह नहीं, प्रवाह में क्रम, क्रम तभी पड़ेगा जब आप भिन्न भिन्न गिनोगे। भिन्न भिन्न नहीं गिनोगे तो क्रम नहीं डाल सकोगे, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा। व्यतिरेक करोगे तो क्रम डलेगा। अभी नित्यता अनित्यता नहीं आए, नित्यता अनित्यता उसमें से निकालेंगे। उक्त तथ्य की गहराई में जाने से एक बात स्पष्ट होती है, यदि विस्तार क्रम का कारण प्रदेशों का व्यतिरेक है, एक एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से भिन्न करना, ये व्यतिरेक, ये विस्तार में पड़ने वाले क्रम का कारण है। और प्रवाह क्रम, ये पर्याय आ रही है, प्रवाह क्रम का कारण परिणामों का व्यतिरेक है। ये तो क्रम के लिए डाला। अब दूसरी तरफ चलते हैं, व्यतिरेक को लिया था, अब कहते हैं प्रदेशों और परिणामों का अन्वय।
इनका अन्वय भी तो व्यतिरेक किए गए क्रम पाड़ने के लिए, व्यतिरेकों के कारण तो क्रम पड़ा था। अब कहते हैं अन्वय को देखो। अब अन्वय देखोगे तो क्या दिखाई देगा? अन्वय देखने पर अनुस्यूति से रचित विस्तार, वो विस्तार है, आत्मा के प्रदेश है, तो आत्मा उनमें अनुस्यूत है। यदि आत्मा अनुस्यूत नहीं तो आत्मा के प्रदेश नहीं है। कभी छिपकली की पूंछ कटी हुई देखी हो? क्या होता है? छिपकली वहाँ अचानक कट गई तो छिपकली तो भाग जाती है, अब पूंछ वहीं रह गई तो क्या होती है? ऐसी तड़पती रहती है। कितनी देर तक? थोड़ी देर के बाद फिर शांत हो जाती है। अपन क्या कहते हैं, इसमें क्या है? अभी जीव है, अभी प्राण है इसमें। तो छिपकली गई उसमें है कि इसमें है? ये जीव, वो जो छिपकली का जीव है ना, उसके प्रदेश वहाँ से लेकर यहाँ तक बराबर फैले हुए हैं, बिना बीच के गैप के ही। बीच में बिल्कुल गैप नहीं है, वो लगातार। यहाँ छिपकली के यहाँ अभी जितने आत्मा के उसके प्रदेश बाकी है ना, उसमें वो वही जीव फैला हुआ है, अनुस्यूत है, पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है उनमें, यहाँ से वहाँ तक। जितने देव विक्रिया करते हैं और देव विक्रिया करते हैं, कहते हैं उनका मूल शरीर वहीं रहता है, अपने विमान में जहाँ है ना वो वहीं रहता है, मूल शरीर नहीं आता। वो अन्य शरीर की रचना करके विक्रिया करते, कहीं भी जाएं। अब वो वहाँ है ना, वहाँ से लेकर के जहाँ कहीं जाए वो सब जगह वो पूरे उनके प्रदेश कंटिन्यू ऐसे बिना बिना गैप के बीच में। तो वही का वही जीव पूरे में अनुस्यूत है, वो प्रदेशों में भी पूरा का पूरा अनुस्यूत। वो जो अनुस्यूति से रचित विस्तार वो एक है, वो अलग अलग नहीं है। वे अलग अलग सिर्फ तब कहलाएंगे जब उनकी कीर्ति की जाएगी असंख्यात की। ये 1 2 3 4 ये असंख्यात प्रदेश है, गिनेंगे तब वो अलग अलग कहलाएंगे। बाकी एक आत्मा उनमें अनुस्यूत है। तो अनुस्यूति से रचित विस्तार ये अन्वय है उसका। उसी तरह अनुस्यूति से रचित प्रवाह, ये भी जो परिणामों का जो क्रम था उसमें भी एक आत्मा अनुस्यूत है, वही का वही द्रव्य अनुस्यूत है। तो अनुस्यूति से रचित वह प्रवाह, जैसे क्षेत्र में अनुस्यूति से रचित विस्तार व उसकी अखंडता है, ऐसे अनुस्यूति से रचित प्रवाह व अखंड है। उसमें बीच में गैप नहीं, उसके बीच में खंड नहीं है बिल्कुल भी। वो नित्य है, वो काल है, काल होते हुए भी नित्य है। वह क्षेत्र और काल की समग्रता का कारण होना चाहिए। वो जो अनुस्यूति से रचित विस्तार और अनुस्यूति से रचित प्रवाह, वो अन्वयपना जो है वह समग्रता है, वो समग्रता का अखंडता का कारण होना चाहिए। व्यतिरेक क्रम का कारण है तो उनका जो अन्वय है वह समग्रता का कारण है। इस प्रकार यह सहज ही फलित होता है कि वस्तु की समग्रता क्षेत्र की अखंडता है और वृत्ति की समग्रता। इस पे ये ध्यान में आ गया। दोनों 3 तरह के शब्द आ गए, अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव नित्य, अनुस्यूति से रचित प्रवाह, और यहाँ कह रहे कि वृत्ति की समग्रता। और तीनों का अर्थ एक है। वृत्ति की समग्रता कहो, अनुस्यूति से रचित प्रवाह कहो पूरा का पूरा, और अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव नित्य कहो, वो सबका भाव एक है। शब्द अलग अलग है, भाव एक है सबका। तो वो जो है वह काल की अखंडता है। तात्पर्य यह है, प्रदेशों में सर्वत्र परस्पर अनुस्यूति से रचित विस्तार वो क्षेत्र की अखंडता है। ऐसे ही पर्यायों में सर्वदा परस्पर अनुस्यूति से रचित प्रवाह, अनुभूति ने अनुस्यूति, भूति शब्द लिखा ना, अनुस्यूति है, अनुस्यूति